कल्पना कीजिए, आपके सामने दो रास्ते खड़े हैं। पहला रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है। ये वही रास्ता है जिस पर लाखों लोग हर दिन चलते हैं। कोई बड़ा खतरा नहीं, कोई बड़ी अनिश्चितता नहीं, सब कुछ पहले से तय है। दूसरा रास्ता थोड़ा अलग है। इस रास्ते पर धुंध है, अनिश्चितता है और शायद खतरा भी है। लेकिन इसी रास्ते के अंत में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अब सवाल यह है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमें हमेशा सुरक्षित रहने के लिए प्रोग्राम करता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, सुरक्षित नौकरी चुनो, सुरक्षित फैसले लो, ज्यादा जोखिम मत लो। और धीरे धीरे हम एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जहां सुरक्षा तो होती है, लेकिन असली संभावनाएं कहीं पीछे छूट जाती हैं। लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें तो आपको एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखाई देगा। चाहे वो बड़े उद्यमी हो, महान वैज्ञानिक हो या असाधारण खोजकर्ता हो, उन सब में एक चीज समान होती है, उन्होंने जोखिम लेने का साहस किया। जब बाकी लोग सुरक्षित रास्ता चुन रहे थे, तब उन्होंने अनिश्चित रास्ता चुना। जब बाकी लोग डर रहे थे, तब उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। और यही एक फैसला उन्हें बाकी लोगों से अलग बना गया। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा हुआ है। सफल लोग जोखिम लेते जरूर हैं, लेकिन वे अंधाधुंध जोखिम नहीं लेते। असल में उनके दिमाग में कुछ ऐसा होता है जो उन्हें जोखिम को अलग तरीके से देखने में मदद करता है। जहां आम लोग सिर्फ खतरा देखते हैं, वहीं वे अवसर देखते हैं। जहां आम लोग असफलता से डरते हैं, वहीं वे सीखने का मौका देखते हैं। और यही सोच उन्हें ऐसे फैसले लेने में मदद करती है जो आम लोग लेने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग डरते नहीं हैं। असल में वे भी उतना ही डर महसूस करते हैं जितना हम। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर लिया है कि डर उनके फैसलों को नियंत्रित नहीं कर पाता। अब यहां एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, क्या जोखिम लेने वाले लोग जन्म से ही अलग होते हैं, या फिर ये एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पत्रकार और शोधकर्ता केट सुकेल ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, न्यूरोसाइंटिस्ट्स, उद्यमियों और एडवेंचर एथलीट से बात की। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को बड़े जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है, और क्यों वही जोखिम कई बार दूसरे लोगों को असंभव लगता है। उनकी खोज हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई तक ले जाती है। हमारा दिमाग जोखिम को जिस तरह से समझता है, वो हमेशा सही नहीं होता। कई बार हमारा दिमाग छोटे छोटे खतरों को बहुत बड़ा बना देता है और कई बार बड़े अवसरों को हमसे छुपा देता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अवसरों को खो देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर हम समझ जाएं कि हमारा दिमाग जोखिम को कैसे प्रोसेस करता है, तो हम अपने फैसलों को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख सकते हैं, हम सही जोखिम पहचानना सीख सकते हैं, और शायद हम अपनी जिंदगी को भी एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। यही वो विचार है जिस पर आधारित है किताब द आर्ट ऑफ रिस्क। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं हमारा दिमाग जोखिम को कैसे समझता है, सफल लोग जोखिम को अलग तरीके से क्यों देखते हैं, और हम अपने अंदर वो सोच कैसे विकसित कर सकते हैं जो हमें बड़े अवसरों तक पहुंचाती है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को आसान और दिलचस्प तरीके से समझेंगे, और अंत तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा जोखिम आपको आगे बढ़ाता है और कौन सा जोखिम आपकी जिंदगी को पीछे खींच सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सफल लोग जोखिम से डरते क्यों नहीं और कैसे वे अनिश्चितता को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल देते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद जोखिम के बारे में आपकी पूरी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं माइंड फ्यूल सक्सेस। अगर आप ऐसी ही किताबों की गहरी सीख, लाइफ चेंजिंग आइडियाज और सक्सेस माइंडसेट सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट करें। अब बिना समय गवाए चलते हैं इस किताब के पहले अध्याय की ओर, जहां हम समझेंगे कि आखिर जोखिम लेने वाले लोग बाकी लोगों से अलग क्यों होते हैं। चैप्टर 1, व्हाई सम पीपल लव रिस्क। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। दोनों के सामने एक बड़ा अवसर है, लेकिन उस अवसर के साथ थोड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। पहला व्यक्ति तुरंत पीछे हट जाता है। उसके दिमाग में कई सवाल आने लगते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो? अगर सब कुछ खराब हो गया तो? दूसरा व्यक्ति भी वही खतरा देखता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। वो सोचता है, अगर ये काम कर गया तो? अगर इससे मेरी जिंदगी बदल गई तो? अगर यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था? अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों लोगों के सामने एक ही परिस्थिति है, फिर भी उनके फैसले बिल्कुल अलग हैं। यही वो सवाल है जिसने कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को सालों तक परेशान किया।
आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जोखिम से दूर भागते हैं जबकि कुछ लोग उसी जोखिम में अवसर ढूंढ लेते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क पर गहराई से अध्ययन किया और जो परिणाम सामने आए वो काफी चौंकाने वाले थे। हमारा दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तब खतरे से बचना ही जीवित रहने का सबसे बड़ा तरीका था। अगर हमारे पूर्वज हर चीज में जोखिम लेने लगते तो शायद वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। इसलिए हमारे दिमाग ने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जो हमें संभावित खतरों से दूर रहने के लिए चेतावनी देता है। जब भी हम किसी अनिश्चित स्थिति का सामना करते हैं हमारा दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है। दिमाग का एक हिस्सा जिसे एमिगडेला कहा जाता है खतरे को पहचानने का काम करता है। जैसे ही उसे किसी खतरे का अंदाजा होता है वो तुरंत शरीर को सतर्क कर देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारा ध्यान पूरी तरह उस स्थिति पर केंद्रित हो जाता है और हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि शायद ये स्थिति सुरक्षित नहीं है। इसी कारण बहुत से लोग जोखिम लेने से बचते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ डर पैदा करने वाला सिस्टम ही नहीं है, इसके साथ साथ एक और शक्तिशाली सिस्टम भी मौजूद है, रिवॉर्ड सिस्टम। ये सिस्टम हमें संभावित इनाम के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। जब हम कोई नया अवसर देखते हैं, कोई चुनौती स्वीकार करते हैं या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब यही सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ये हमें उत्साह और प्रेरणा देता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को जोखिम लेने में डर कम और रोमांच ज्यादा महसूस होता है। वैज्ञानिकों ने जब उन लोगों का अध्ययन किया जो अक्सर बड़े जोखिम लेते हैं, जैसे उद्यमी, निवेशक या एडवेंचर एथलीट, तो उन्होंने पाया कि उनके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। जब वे किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं तो उनका दिमाग सिर्फ खतरे पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो संभावित सफलता और उपलब्धि की कल्पना भी करता है। यानी जहां आम लोग सिर्फ नुकसान की संभावना देखते हैं, वहीं वे लाभ की संभावना भी देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जोखिम लेने वाले लोग लापरवाह होते हैं। असल में सफल जोखिम लेने वाले लोग अक्सर बहुत सोच समझकर फैसले लेते हैं। वे जानकारी जुटाते हैं, संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं और फिर एक संतुलित निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई महान उद्यमी और खोजकर्ता जोखिम लेते समय बेहद सावधान भी होते हैं। वे जोखिम को समझते हैं, उसे मापते हैं और फिर कदम उठाते हैं। इस अध्याय का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि लेखक बताते हैं जोखिम लेना सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। इसमें हमारी परवरिश, अनुभव और वातावरण भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कई बार छोटे छोटे जोखिम लिए हैं और उनसे कुछ सीखा है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। वो समझने लगता है कि हर जोखिम विनाशकारी नहीं होता। कई बार जोखिम ही वो रास्ता होता है जो हमें नई संभावनाओं तक पहुंचाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने हमेशा सुरक्षित रास्ता चुना है तो उसका दिमाग अनिश्चितता से और ज्यादा डरने लगता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे फैसले लेते हैं जो सुरक्षित तो होते हैं लेकिन असाधारण नहीं होते। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जोखिम लेने वाले लोग बस किस्मत पर भरोसा करते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सफल जोखिम लेने वाले लोग अनिश्चितता को समझते हैं और उसे मैनेज करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि हर निर्णय में कुछ ना कुछ अनिश्चितता होगी, लेकिन अगर हम उस अनिश्चितता से डरकर हर अवसर से दूर भागने लगे तो हम कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि जोखिम लेना सिर्फ साहस का मामला नहीं है, ये समझ और अभ्यास का मामला भी है। जब हम जोखिम को सही तरीके से समझना सीख लेते हैं तो हम उसे अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वो कौशल है जो सामान्य लोगों और असाधारण लोगों के बीच फर्क पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। अगर हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, तो फिर कई बार वही दिमाग हमें ऐसे फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है जो बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। और आखिर क्यों कुछ लोग सही अवसरों से डर जाते हैं जबकि कुछ लोग गलत जोखिम में भी कूद पड़ते हैं? क्या हमारे दिमाग में कोई ऐसी छुपी हुई प्रक्रिया है जो हमारे जोखिम से जुड़े फैसलों को प्रभावित करती है? इसी रहस्य को हम अगले अध्याय में समझेंगे, जहां लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग जोखिम को समझने में कई बार बहुत बड़ी गलतियां क्यों करता है। चैप्टर 2, व्हाट इज रिस्क एनीवे? जब हम रिस्क यानी जोखिम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? खतरा, नुकसान या असफलता। अधिकतर लोगों के लिए जोखिम का मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें कुछ गलत हो सकता है। इसी वजह से बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जोखिम से दूर रहो, सुरक्षित रास्ता चुनो, ज्यादा जोखिम मत लो, गलती करने से बचो। लेकिन लेखक केट सकल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं। क्या जोखिम वास्तव में उतना ही खतरनाक है जितना हम सोचते हैं, या फिर हम जोखिम को पूरी तरह गलत तरीके से समझते हैं? इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि रिस्क सिर्फ खतरा नहीं है। असल में जोखिम का मतलब है
अनिश्चितता के बीच लिया गया फैसला, यानी ऐसी स्थिति जहां परिणाम पूरी तरह तय नहीं होता। उसमें नुकसान की संभावना भी हो सकती है और फायदा भी। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग अक्सर जोखिम के इस संतुलन को ठीक से नहीं समझ पाता। हमारा ध्यान अक्सर सिर्फ संभावित नुकसान पर चला जाता है, और यही कारण है कि हम कई अच्छे अवसरों को भी छोड़ देते हैं। लेखक बताते हैं कि असली दुनिया में लगभग हर महत्वपूर्ण निर्णय में जोखिम शामिल होता है। अगर कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करता है, ये जोखिम है। अगर कोई अपनी नौकरी छोड़कर अपने सपने के पीछे जाता है, ये भी जोखिम है। अगर कोई वैज्ञानिक नई खोज के लिए प्रयोग करता है, ये भी जोखिम है। लेकिन अगर इन सभी लोगों ने जोखिम से बचने का फैसला किया होता, तो शायद दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। इसलिए जोखिम को समझने के लिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। रिस्क का मतलब सिर्फ खतरा नहीं होता। रिस्क का मतलब है संभावनाओं का खेल। जहां अनिश्चितता होती है, वहां अवसर भी होता है। लेकिन लेखक एक और दिलचस्प बात बताती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जोखिम लेना या न लेना पूरी तरह तर्क पर आधारित फैसला होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमारे जोखिम से जुड़े फैसले अक्सर भावनाओं, अनुभवों और धारणाओं से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने पहले बिजनेस में नुकसान झेला है, तो वो दोबारा जोखिम लेने से ज्यादा डर सकता है। लेकिन अगर किसी ने पहले जोखिम लेकर सफलता हासिल की है, तो वो भविष्य में और बड़े जोखिम लेने के लिए तैयार हो सकता है। यानी हमारे पिछले अनुभव भी हमारे जोखिम से जुड़े फैसलों को प्रभावित करते हैं। लेखक यहां एक और महत्वपूर्ण अवधारणा समझाती हैं, परसीव्ड रिस्क। परसीव्ड रिस्क का मतलब है वो जोखिम जो हमें महसूस होता है, भले ही वास्तविकता में वो उतना बड़ा न हो। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग हवाई जहाज से यात्रा करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि विमान दुर्घटना का खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन आंकड़ों के अनुसार हवाई यात्रा वास्तव में दुनिया के सबसे सुरक्षित परिवहन साधनों में से एक है। फिर भी लोग उससे डरते हैं। दूसरी ओर, लोग रोज सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, जबकि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कहीं ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि ये चीज हमारे लिए सामान्य है, इसलिए हमें ये उतनी खतरनाक नहीं लगती। यही वो जगह है जहां हमारा दिमाग हमें धोखा दे सकता है। हम अक्सर वास्तविक जोखिम और महसूस होने वाले जोखिम के बीच फर्क नहीं कर पाते, और इसी कारण हम कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। लेखक बताती हैं कि सफल लोग जोखिम से इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो निडर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जोखिम को बेहतर तरीके से समझते हैं। वो जानते हैं कि कब जोखिम वास्तव में खतरनाक है और कब वही जोखिम एक बड़ा अवसर बन सकता है। वो जोखिम को सिर्फ भावना के आधार पर नहीं देखते, वो उसे जानकारी, अनुभव और समझ के आधार पर देखते हैं। और यही सोच उन्हें ऐसे फैसले लेने में मदद करती है जो आम लोगों को असंभव लगते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमारे जीवन के सबसे बड़े अवसर अक्सर वहीं छिपे होते हैं जहां थोड़ा जोखिम होता है। लेकिन अगर हम जोखिम को गलत तरीके से समझते रहेंगे, तो हम उन अवसरों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए लेखक हमें सिखाती हैं कि जोखिम से डरना बंद करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जोखिम को सही तरीके से समझना सीखना। जब हम जोखिम को समझ लेते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, हम अनिश्चितता को संभालना सीख सकते हैं, और हम अपने जीवन में ऐसे अवसर पहचान सकते हैं जो पहले हमें दिखाई ही नहीं देते थे। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर हमारे दिमाग की संरचना जोखिम से जुड़े फैसलों को प्रभावित करती है, तो क्या यह संभव है कि कुछ लोग जन्म से ही जोखिम लेने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं? क्या हमारे जीन्स भी ये तय कर सकते हैं कि हम जोखिम लेने वाले बनेंगे या सुरक्षित रास्ता चुनेंगे? और अगर ऐसा है, तो क्या हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं? यही रहस्य हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहां लेखक समझाती हैं कि रिस्क और हमारे जीन्स के बीच क्या संबंध है। चैप्टर 3, रिस्क एंड द ब्रेन। जब कोई व्यक्ति जोखिम भरा फैसला लेने जा रहा होता है, तो उस समय असल में क्या होता है? क्या वो सिर्फ हिम्मत का मामला होता है, या फिर हमारे दिमाग के अंदर कोई जटिल प्रक्रिया चल रही होती है? इस अध्याय में लेखक केट सकल हमें मानव मस्तिष्क की उसी दुनिया में ले जाती हैं जहां हमारे जोखिम से जुड़े फैसले बनते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब भी हम किसी अनिश्चित स्थिति का सामना करते हैं, तो हमारे दिमाग के कई हिस्से एक साथ काम करने लगते हैं। सबसे पहले सक्रिय होता है एमिगडाला। एमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरे को पहचानने और डर की प्रतिक्रिया पैदा करने का काम करता है। जब भी हमें किसी संभावित खतरे का एहसास होता है, एमिगडाला तुरंत शरीर को सतर्क कर देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में जाने लगता है, यानी या तो खतरे का सामना करो या उससे दूर भाग जाओ। यही कारण है कि जब हम कोई बड़ा जोखिम लेने वाले होते हैं, जैसे नई नौकरी, नया बिजनेस या कोई बड़ा निवेश, तो हमें अंदर से डर महसूस होने लगता है। लेकिन दिमाग का काम यहीं खत्म नहीं होता। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण हिस्सा सक्रिय होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स।
ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। जब एमिगडाला हमें खतरे का संकेत देता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस स्थिति का विश्लेषण करना शुरू करता है। वो सवाल पूछता है, क्या ये खतरा वास्तव में बड़ा है? क्या इसमें कोई अवसर भी छिपा है? अगर हम ये जोखिम लें तो क्या परिणाम हो सकते हैं? यानी हमारे जोखिम से जुड़े फैसले सिर्फ भावनाओं पर आधारित नहीं होते, उनमें तर्क और विश्लेषण भी शामिल होता है। लेकिन कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब लोग जोखिम लेते हैं और उन्हें सफलता मिलती है तो उनके दिमाग में एक खास केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन। डोपामीन को अक्सर रिवॉर्ड केमिकल कहा जाता है। जब हम कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, कोई चुनौती पार करते हैं या कोई नया अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है और यही अनुभव हमें भविष्य में फिर से वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को जोखिम लेने में एक तरह का रोमांच महसूस होता है। उनके लिए जोखिम सिर्फ खतरा नहीं होता, वो एक उत्साह और खोज का अनुभव भी होता है। लेखक बताती हैं कि यही प्रक्रिया कई एडवेंचर एथलीट्स, उद्यमियों और इनोवेटर्स में देखी जाती है। जब वे किसी चुनौती का सामना करते हैं तो उनका दिमाग सिर्फ खतरे पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो उस चुनौती को जीतने की संभावना पर भी ध्यान देता है। और जब वे सफल होते हैं तो डोपामीन उन्हें एक मजबूत सकारात्मक अनुभव देता है। लेकिन लेखक यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देती हैं। कभी-कभी यही रिवॉर्ड सिस्टम हमें गलत दिशा में भी ले जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार जोखिम लेकर सफलता हासिल करता है तो उसका दिमाग उस रोमांच का आदी भी हो सकता है। तब वो और बड़े और खतरनाक जोखिम लेने लग सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग जोखिम लेने की आदत में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो उनके लिए नुकसानदायक बन जाता है। इसलिए सफल जोखिम लेने वालों और लापरवाह जोखिम लेने वालों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सफल लोग अपने दिमाग की भावनात्मक प्रतिक्रिया को समझते हैं। वो जानते हैं कि कब उनका दिमाग उन्हें सही दिशा में प्रेरित कर रहा है और कब वो सिर्फ रोमांच के पीछे भाग रहा है। वो अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तार्किक सोच का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके फैसले बदल न सकें। यही कारण है कि महान उद्यमी, वैज्ञानिक और खोजकर्ता सिर्फ साहसी नहीं होते, बल्कि बेहद सचेत और सोच समझकर जोखिम लेने वाले होते हैं। लेखक इस अध्याय में ये भी बताती हैं कि हमारे जोखिम से जुड़े फैसले सिर्फ दिमाग की संरचना पर निर्भर नहीं करते। हमारे अनुभव, सीख और वातावरण भी हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं। अगर हम धीरे धीरे छोटे छोटे जोखिम लेते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमारा दिमाग अनिश्चितता को बेहतर तरीके से संभालना सीख जाता है। धीरे धीरे हम डर को समझने लगते हैं और फिर वही डर हमें रोकने के बजाय सावधान रहने में मदद करने लगता है। यानी सही तरीके से देखा जाए तो हमारा दिमाग जोखिम का दुश्मन नहीं है। असल में वो हमें सुरक्षित और समझदारी से जोखिम लेने में मदद करने के लिए बना है। लेकिन यहाँ एक बहुत रोचक सवाल सामने आता है। अगर हमारे दिमाग की संरचना जोखिम से जुड़े फैसलों को प्रभावित करती है तो क्या यह संभव है कि कुछ लोग जन्म से ही जोखिम लेने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं? क्या हमारे जीन्स भी ये तय कर सकते हैं कि हम जोखिम लेने वाले बनेंगे या सुरक्षित रास्ता चुनेंगे? और अगर ऐसा है तो क्या हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं? यही रहस्य हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहां लेखक समझाती हैं कि रिस्क और हमारे जीन्स के बीच क्या संबंध है। चैप्टर 4 रिस्क एंड जीन्स। अब तक हमने समझा कि हमारा दिमाग जोखिम को कैसे समझता है और हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन इस अध्याय में लेखक एक और गहरे सवाल की तरफ हमारा ध्यान ले जाती हैं। क्या रिस्क लेने की प्रवृत्ति सिर्फ हमारे अनुभव और सोच का परिणाम है, या फिर इसका संबंध हमारे जीन्स यानी हमारी जैविक बनावट से भी हो सकता है? ये सवाल कई वैज्ञानिकों के लिए बेहद दिलचस्प रहा है, क्योंकि अगर रिस्क लेने की प्रवृत्ति का संबंध हमारे जीन से है तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ लोग जन्म से ही जोखिम लेने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्षों तक शोध किया। उन्होंने उन लोगों का अध्ययन किया जो अक्सर बड़े जोखिम लेते हैं, जैसे उद्यमी, निवेशक, एडवेंचर एथलीट और खोजकर्ता। इन अध्ययनों में एक दिलचस्प बात सामने आई। कुछ लोगों के जीन में ऐसे छोटे छोटे बदलाव पाए गए जो उनके दिमाग के डोपामिन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने जाना, डोपामिन वही केमिकल है जो हमें उत्साह, खुशी और इनाम का अनुभव कराता है। जब हम कोई नया अनुभव करते हैं, कोई चुनौती स्वीकार करते हैं या कोई लक्ष्य हासिल करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसे जीन पाए गए हैं जो डोपामिन के प्रति उनकी संवेदनशीलता को बदल देते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें नए अनुभवों और चुनौतियों से ज्यादा रोमांच महसूस हो सकता है। इसी कारण वे लोग अक्सर नई चीजें आजमाने और जोखिम लेने की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। वैज्ञानिकों ने एक खास जीन पर भी ध्यान दिया, जिसे आमतौर पर नॉवेल्टी सीकिंग जीन से जोड़ा जाता है।
ये जीन उन लोगों में अधिक सक्रिय पाया गया जो नए अनुभवों की तलाश में रहते हैं, यात्रा करना पसंद करते हैं, नई चुनौतियों को अपनाते हैं और अनिश्चित परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। लेखक स्पष्ट करती हैं कि जीन हमारे व्यवहार को पूरी तरह तय नहीं करते। जीन हमें केवल एक प्रवृत्ति या झुकाव दे सकते हैं, लेकिन हमारा अंतिम व्यवहार कई अन्य चीजों से भी प्रभावित होता है, जैसे हमारी परवरिश, शिक्षा, अनुभव और सामाजिक वातावरण। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति में जोखिम लेने की प्रवृत्ति वाले जीन मौजूद हैं, लेकिन उसे बचपन से हमेशा डर और असफलता से बचने की शिक्षा दी गई है, तो संभव है कि वो व्यक्ति जोखिम लेने से बचने लगे। दूसरी ओर, अगर किसी व्यक्ति के जीन उसे बहुत ज्यादा जोखिम लेने की ओर प्रेरित नहीं करते, लेकिन उसका वातावरण उसे नई चीजें आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो वो धीरे धीरे जोखिम लेने में सहज हो सकता है। यानी हमारे जीन और हमारा वातावरण दोनों मिलकर हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। लेखक इस विचार को नेचर वर्सेस नर्चर के नाम से समझाती हैं। नेचर यानी हमारी जैविक बनावट और जीन, नर्चर यानी हमारा वातावरण, अनुभव और सीख। और जब जोखिम लेने की बात आती है, तो ये दोनों मिलकर हमारी सोच और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी बताती हैं कि जोखिम लेने की प्रवृत्ति हमेशा अच्छी या बुरी नहीं होती। अगर ये सही दिशा में इस्तेमाल की जाए, तो ये हमें नए अवसरों तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर इसे बिना समझदारी के इस्तेमाल किया जाए, तो यही प्रवृत्ति हमें खतरनाक परिस्थितियों में भी डाल सकती है। यही कारण है कि सफल जोखिम लेने वाले लोग सिर्फ अपने स्वभाव पर भरोसा नहीं करते। वे सीखते हैं, समझते हैं और अपने फैसलों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि जोखिम लेना एक जन्मजात प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक सीखा हुआ कौशल है। लेखक का कहना है कि यही वो जगह है जहां इंसान की असली क्षमता दिखाई देती है। हम अपने जीन को पूरी तरह बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी सोच, आदतों और निर्णय लेने के तरीके को जरूर विकसित कर सकते हैं, और यही विकास हमें एक बेहतर जोखिम लेने वाला बना सकता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर जीन हमारे जोखिम लेने की प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं, तो क्या सभी लोग जोखिम को एक ही तरीके से देखते हैं, या फिर पुरुष और महिलाएं जोखिम को अलग-अलग तरीके से समझते हैं? क्या समाज और जैविक अंतर हमारे रिस्क से जुड़े फैसलों को प्रभावित करते हैं? और अगर ऐसा है, तो इसके पीछे असली कारण क्या है? इसी दिलचस्प सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां लेखक बताती हैं कि रिस्क और जेंडर के बीच क्या संबंध है। चैप्टर 5, रिस्क एंड जेंडर। जब जोखिम लेने की बात आती है, तो अक्सर एक आम धारणा सुनने को मिलती है। कई लोग कहते हैं कि पुरुष महिलाओं की तुलना में ज्यादा जोखिम लेते हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में सच है, या ये सिर्फ समाज की बनाई हुई एक सोच है? इस अध्याय में लेखक केट सुकेल इसी सवाल को गहराई से समझाने की कोशिश करती हैं। जब वैज्ञानिकों ने जोखिम लेने से जुड़े व्यवहार का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि कुछ परिस्थितियों में पुरुष वास्तव में महिलाओं की तुलना में ज्यादा जोखिम लेते दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, खतरनाक खेल, तेज गति से वाहन चलाना, जोखिम भरे निवेश, प्रतिस्पर्धी फैसले, इन क्षेत्रों में पुरुषों की भागीदारी अक्सर ज्यादा देखी जाती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि ये कहानी इतनी सरल नहीं है। असल में महिलाएं भी जोखिम लेती हैं, लेकिन अक्सर वे जोखिम लेने का तरीका अलग होता है। महिलाएं अक्सर ऐसे जोखिम लेने में अधिक सहज होती हैं जिनमें लंबे समय के लाभ और सावधानी से लिया गया निर्णय शामिल हो। वे निर्णय लेने से पहले अधिक जानकारी इकट्ठा करती हैं, संभावनाओं का विश्लेषण करती हैं, फिर कदम उठाती हैं। दूसरी ओर पुरुष कई बार तेजी से निर्णय लेने और तुरंत कार्यवाही करने की ओर झुकाव रखते हैं। लेकिन ये अंतर केवल व्यवहार का नहीं है, इसके पीछे जैविक और सामाजिक दोनों कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हार्मोन भी जोखिम लेने की प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अक्सर अधिक प्रतिस्पर्धा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है। क्योंकि पुरुषों में इस हार्मोन का स्तर सामान्यतः अधिक होता है, इसलिए कई बार उनमें जोखिम लेने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई दे सकती है। लेकिन लेखक ये भी स्पष्ट करती हैं कि हार्मोन या जैविक अंतर पूरी कहानी नहीं बताते। समाज और परवरिश भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को अलग अलग तरीके से पाला जाता है। लड़कों को अक्सर साहसी बनने, चुनौतियां स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कियों को कई बार अधिक सावधान रहने और जोखिम से बचने की सलाह दी जाती है। ये सामाजिक प्रशिक्षण धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शैली को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे समाज बदल रहा है, ये अंतर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
आज कई क्षेत्रों में महिलाएं भी बड़े जोखिम लेकर असाधारण सफलता हासिल कर रही हैं, चाहे वो बिजनेस हो, विज्ञान हो या नेतृत्व। लेखक ये भी बताती हैं कि कुछ शोधों में ये पाया गया है कि महिलाएं अक्सर बैलेंस्ड और सोच समझकर जोखिम लेने में अधिक सक्षम होती हैं। वे जोखिम को सिर्फ रोमांच के रूप में नहीं देखती, बल्कि उसके परिणामों को भी गहराई से समझने की कोशिश करती हैं, और कई बार यही संतुलन उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जोखिम लेने की क्षमता किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति अलग होता है। कुछ पुरुष बहुत सावधान होते हैं, कुछ महिलाएं बेहद साहसी होती हैं। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई व्यक्ति जोखिम को कैसे समझता है और उसे कैसे मैनेज करता है। लेखक कहती हैं कि जब हम जोखिम को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये केवल साहस का मामला नहीं है। ये समझ, अनुभव और संतुलित सोच का परिणाम है, और यही गुण किसी भी व्यक्ति को एक बेहतर निर्णय लेने वाला बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर जीन, दिमाग और लिंग हमारे जोखिम लेने की प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं, तो क्या हमारी उम्र भी इसमें कोई भूमिका निभाती है? क्या युवा लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा जोखिम लेते हैं? और क्यों जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जोखिम लेने की सोच बदलने लगती है? क्या इसके पीछे भी हमारे दिमाग और अनुभव का कोई गहरा संबंध है? इसी सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि रिस्क और एज के बीच क्या संबंध है। चैप्टर 6, रिस्क एंड एज। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक दिलचस्प पैटर्न दिखाई देगा। बच्चे अक्सर बिना ज्यादा सोचे नई चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किशोर और युवा कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बड़े लोगों को बहुत जोखिम भरे लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग अक्सर ज्यादा सावधान और सुरक्षित फैसले लेने लगते हैं। सवाल यह है, क्या उम्र सच में हमारे जोखिम लेने के तरीके को बदल देती है? इस अध्याय में लेखक केट सुकेल इसी विषय को वैज्ञानिक शोध और वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से समझाती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि उम्र के साथ हमारे दिमाग का विकास और अनुभव दोनों मिलकर हमारे निर्णय लेने के तरीके को बदलते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, तब हमारा दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता। विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क, योजना और दीर्घकालिक परिणामों को समझने के लिए जिम्मेदार होता है, वो धीरे धीरे विकसित होता है। यही कारण है कि बच्चे और किशोर कई बार तुरंत मिलने वाले रोमांच या इनाम की ओर ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें भविष्य के संभावित नुकसान उतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते। इसी दौरान दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम यानी इनाम से जुड़ा सिस्टम बहुत सक्रिय होता है। नई चीजें, रोमांच और चुनौतियां उन्हें बेहद आकर्षक लगती हैं। इसलिए किशोरावस्था में कई लोग जोखिम भरे काम करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं, जैसे तेज गाड़ी चलाना, खतरनाक खेलों में भाग लेना या ऐसे फैसले लेना जिनमें तुरंत रोमांच हो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग धीरे धीरे अधिक संतुलित तरीके से काम करना सीखता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक विकसित हो जाता है। इससे हमारी सोच अधिक विश्लेषणात्मक और सावधान हो जाती है। हम केवल तुरंत मिलने वाले रोमांच के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दीर्घकालिक परिणामों पर भी ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ जीवन के अनुभव भी हमारे फैसलों को प्रभावित करने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पहले किसी जोखिम से नुकसान झेला है, तो वो भविष्य में उसी तरह के जोखिम से बचने की कोशिश कर सकता है। अगर किसी ने जोखिम लेकर सफलता हासिल की है, तो वो अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। यानी उम्र के साथ हमारे पास सिर्फ अधिक साल नहीं होते, हमारे पास अधिक अनुभव और सीख भी होती है। लेकिन लेखक यहाँ एक और रोचक बात बताती हैं। हालांकि युवा लोग कई बार ज्यादा जोखिम लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े लोग जोखिम लेना बंद कर देते हैं। असल में कई सफल उद्यमी, वैज्ञानिक और नेता अपने जीवन के मध्य या बाद के वर्षों में बड़े और महत्वपूर्ण जोखिम लेते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वे जोखिम को अधिक जानकारी और तैयारी के साथ लेते हैं। वो पहले स्थिति को समझते हैं, जानकारी जुटाते हैं और फिर संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यानी उम्र के साथ जोखिम लेने का तरीका बदल जाता है। युवावस्था में जोखिम कई बार रोमांच और जिज्ञासा से प्रेरित होता है, लेकिन परिपक्व उम्र में वही जोखिम रणनीति और समझ से प्रेरित हो सकता है। लेखक ये भी बताती हैं कि जोखिम से पूरी तरह बचना भी हमेशा सही नहीं होता। कई बार लोग उम्र बढ़ने के साथ इतने सावधान हो जाते हैं कि वे नए अवसरों को अपनाने से डरने लगते हैं। वे बदलाव से बचते हैं, नई चुनौतियों से दूर रहते हैं और धीरे धीरे वे अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। इसलिए लेखक कहती हैं कि सबसे सफल लोग वे होते हैं जो उम्र के साथ साथ जोखिम को समझने की अपनी क्षमता को भी विकसित करते हैं। वे ना तो लापरवाही से जोखिम लेते हैं और ना ही डर की वजह से हर अवसर से दूर भागते हैं। वे संतुलन बनाना सीखते हैं।
यही संतुलन उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि उम्र हमारे जोखिम लेने के तरीके को जरूर प्रभावित करती है, लेकिन ये हमें सीमित नहीं करती। हर उम्र में हम नए फैसले ले सकते हैं, हर उम्र में हम नए अवसर खोज सकते हैं, और हर उम्र में हम सीख सकते हैं कि जोखिम को अपने विकास के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर उम्र, अनुभव और दिमाग का विकास हमारे जोखिम लेने के फैसलों को प्रभावित करते हैं, तो क्या ये संभव है कि हम जोखिम लेने की अपनी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए खुद को तैयार कर सकें? क्या जोखिम लेने से पहले कोई ऐसी तैयारी होती है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग बनाती है? और क्यों कुछ लोग जोखिम लेने से पहले इतनी अच्छी तैयारी करते हैं कि वही जोखिम उनके लिए अवसर बन जाता है? यही हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहां लेखक समझाती हैं कि रिस्क और प्रिपरेशन के बीच क्या गहरा संबंध है। चैप्टर 7, रिस्क एंड प्रिपरेशन। जब हम जोखिम लेने की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। कोई व्यक्ति बिना ज्यादा सोचे अचानक एक बड़ा फैसला ले रहा है। लेकिन लेखक केट सुकैल बताती हैं कि वास्तविक जीवन में सफल जोखिम लेने वाले लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। असल में बड़े और सफल जोखिमों के पीछे अक्सर एक चीज छिपी होती है, तैयारी, प्रिपरेशन। दुनिया के कई महान उद्यमियों, वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और एडवेंचर एथलीट्स का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि वे लोग जोखिम लेने से पहले गहराई से तैयारी करते हैं। वे अचानक फैसले नहीं लेते। वे पहले स्थिति को समझते हैं, जानकारी जुटाते हैं और फिर संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। यानी जो बाहर से एक बड़ा जोखिम दिखाई देता है, उसके पीछे वास्तव में लंबी और गहरी तैयारी होती है। लेखक बताती हैं कि यही सिद्धांत बिजनेस और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। सफल उद्यमी अक्सर किसी नए बिजनेस में निवेश करने से पहले बाजार का अध्ययन करते हैं। वे ग्राहकों की जरूरतों को समझते हैं, वे संभावित समस्याओं की पहचान करते हैं और फिर एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ते हैं। यानी वे अंधेरे में छलांग नहीं लगाते, वे पहले अंधेरे को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करती हैं। तैयारी डर को खत्म नहीं करती, लेकिन उसे नियंत्रित करना सिखाती है। जब हम किसी जोखिम के बारे में ज्यादा जानते हैं तो हमारा दिमाग उस स्थिति को बेहतर तरीके से समझने लगता है। हमारा डर थोड़ा कम हो जाता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यही कारण है कि जो लोग अच्छी तैयारी करते हैं वे जोखिम लेते समय ज्यादा शांत और केंद्रित रहते हैं। वे घबराते नहीं, वे स्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। लेखक ये भी बताती है कि तैयारी केवल जानकारी जुटाने तक सीमित नहीं होती, इसमें मानसिक तैयारी भी शामिल होती है। सफल जोखिम लेने वाले लोग अपने दिमाग को भी तैयार करते हैं। वे संभावित असफलताओं के बारे में सोचते हैं, वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई तो वे क्या करेंगे। यानी वे सिर्फ सफलता की योजना नहीं बनाते, वे असफलता की संभावना को भी ध्यान में रखते हैं। यही सोच उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहने में मदद करती है। लेखक कहती हैं कि यही वो अंतर है जो एक लापरवाह जोखिम लेने वाले और एक समझदार जोखिम लेने वाले के बीच होता है। लापरवाह व्यक्ति सिर्फ रोमांच के लिए जोखिम लेता है, लेकिन समझदार व्यक्ति तैयारी, ज्ञान और रणनीति के साथ जोखिम लेता है, और यही कारण है कि उसके सफल होने की संभावना कहीं अधिक होती है। इस अध्याय में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। तैयारी हमें सिर्फ जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं करती, ये हमें जोखिम को पहचानने में भी मदद करती है। जब हम किसी क्षेत्र के बारे में अधिक जानते हैं तो हम ये बेहतर समझ सकते हैं कि कौन सा जोखिम सही है और कौन सा गलत। हम समझ सकते हैं कि कौन सा अवसर वास्तव में बड़ा है और कौन सा सिर्फ एक भ्रम। यानी तैयारी हमें केवल साहसी नहीं बनाती, ये हमें समझदार भी बनाती है। लेकिन लेखक यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ती हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा तैयारी भी एक समस्या बन सकती है। कुछ लोग इतने लंबे समय तक तैयारी करते रहते हैं कि वे कभी कदम ही नहीं उठाते। वे हमेशा और जानकारी और प्लान और सुरक्षा चाहते रहते हैं, और इसी दौरान कई अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए लेखक कहती हैं कि असली कला यह है कि हम तैयारी और कार्यवाही के बीच संतुलन बनाना सीखें। हमें इतना तैयार होना चाहिए कि हम स्थिति को समझ सकें, लेकिन हमें इतना भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि अवसर ही खत्म हो जाए। यही संतुलन सफल लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सफल जोखिम लेने वाले अंधाधुंध फैसले नहीं लेते। वे तैयारी करते हैं, वे सीखते हैं और फिर सही समय पर कहाज के साथ कदम उठाते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर तैयारी हमें जोखिम लेने के लिए बेहतर बनाती है, तो क्या हम अकेले ही बेहतर जोखिम लेने वाले बन सकते हैं? या फिर हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, साथी और नेटवर्क भी हमारे जोखिम लेने के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं?
क्या ये संभव है कि दूसरों से जुड़ाव और सहयोग हमें ऐसे जोखिम लेने की ताकत दे सकता है जो हम अकेले कभी नहीं ले पाते? इसी सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां लेखक समझाती हैं कि रिस्क और कनेक्शन के बीच क्या गहरा संबंध है। चैप्टर 8 रिस्क एंड कनेक्शन। जब हम जोखिम लेने के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह व्यक्तिगत निर्णय होता है, मानो कोई व्यक्ति अकेले खड़ा होकर ये तय करता है कि उसे आगे बढ़ना है या नहीं। लेकिन लेखक केट सुकेल इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हैं। असल में जोखिम लेने के फैसले अक्सर अकेले नहीं लिए जाते। हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्ते और हमारा सामाजिक नेटवर्क भी हमारे फैसलों को गहराई से प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इंसान स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। हम अपने आसपास के लोगों के विचारों, भावनाओं और व्यवहार से प्रभावित होते हैं। जब हम किसी बड़े निर्णय के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम अपने परिवार, दोस्तों या सहयोगियों की राय भी ध्यान में रखते हैं। यही कारण है कि कई बार हमारे आसपास का वातावरण हमारे जोखिम लेने के साहस को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के आसपास ऐसे लोग हैं जो उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसे विश्वास दिलाते हैं और मुश्किल समय में उसका साथ देते हैं, तो वो व्यक्ति बड़े जोखिम लेने के लिए अधिक तैयार हो सकता है। उसे ये महसूस होता है कि अगर चीजें गलत भी हुईं तो वो पूरी तरह अकेला नहीं होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा डर दिखाते हैं, हर नए विचार को खारिज कर देते हैं या असफलता का मजाक उड़ाते हैं, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे जोखिम लेने से डरने लगता है। यानी हमारे रिश्ते और सामाजिक वातावरण हमारे आत्मविश्वास को गहराई से प्रभावित करते हैं। लेखक बताती हैं कि कई सफल उद्यमियों और खोजकर्ताओं के जीवन में मजबूत सहयोगी संबंधों की बड़ी भूमिका रही है। उनके पास ऐसे लोग होते हैं जो उनके विचारों को समझते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं और कठिन समय में उनके साथ खड़े रहते हैं। यही सहयोग उन्हें बड़े और साहसी फैसले लेने में मदद करता है। इस अध्याय में लेखक एक और दिलचस्प बात समझाती हैं। सिर्फ भावनात्मक समर्थन ही नहीं, बल्कि जानकारी और अनुभव का आदान प्रदान भी जोखिम लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं तो हमें नई जानकारी मिलती है, हमें अलग अलग दृष्टिकोण समझने का मौका मिलता है और कई बार हम उन गलतियों से बच सकते हैं जो किसी और ने पहले ही कर ली हों। यानी सामाजिक संबंध हमें अधिक समझदार निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। लेखक ये भी बताती हैं कि सहयोग और टीम वर्क कई बार ऐसे जोखिमों को संभव बना देते हैं जो अकेले व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होते। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक टीम मिलकर किसी जटिल समस्या का समाधान खोज सकती है, एक स्टार्टअप टीम मिलकर एक नया बिजनेस बना सकती है, एक अभियान दल मिलकर किसी खतरनाक पर्वत पर चढ़ाई कर सकता है। इन सभी परिस्थितियों में जोखिम तो होता है, लेकिन सहयोग उस जोखिम को संभालने में मदद करता है। लेकिन लेखक एक चेतावनी भी देती हैं। कभी कभी सामाजिक प्रभाव हमें गलत दिशा में भी ले जा सकता है। अगर किसी समूह में लोग बिना सोचे समझे जोखिम लेने के लिए एक दूसरे को उकसाते हैं, तो वो स्थिति खतरनाक भी हो सकती है। इसे कई बार ग्रुप प्रेशर या पीयर प्रेशर कहा जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनें जो हमें समझदारी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि लापरवाही से जोखिम लेने के लिए। इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जोखिम लेने की यात्रा अक्सर अकेले तय नहीं होती। हमारे रिश्ते, हमारा नेटवर्क और हमारा सहयोगी वातावरण हमें साहस भी दे सकता है और समझ भी। जब हमारे पास सही लोग होते हैं तो हम बड़े फैसले लेने के लिए अधिक तैयार महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। जब हम किसी जोखिम भरी स्थिति में होते हैं तो अक्सर हमारे शरीर और दिमाग पर तनाव भी बढ़ने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग पर दबाव बढ़ जाता है और कई बार यही तनाव हमारे फैसलों को प्रभावित करने लगता है। तो आखिर सवाल ये है, तनाव हमारे जोखिम लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है? क्या तनाव हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है या फिर वही तनाव हमें गलत फैसलों की ओर धकेल सकता है? इसी रहस्य को हम अगले अध्याय में समझेंगे, जहां लेखक बताती हैं कि रिस्क और इमोशन के बीच क्या गहरा संबंध है। चैप्टर 9 रिस्क एंड इमोशन। जब भी हम कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति में होते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ तर्क ही काम नहीं करता, उस समय हमारी भावनाएं भी उतनी ही ताकत से सक्रिय होती हैं। डर, उत्साह, आशा, चिंता, ये सभी भावनाएं हमारे दिमाग को प्रभावित करती हैं और कई बार हमारे निर्णयों की दिशा ही बदल देती हैं। इस अध्याय में लेखक केट सुकेल बताती हैं कि जोखिम और भावनाओं का रिश्ता बेहद गहरा है। अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छे निर्णय केवल तर्क और विश्लेषण से लिए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हमारे निर्णयों में भावनाएं बिल्कुल शामिल न हों तो हम सही निर्णय लेना और भी कठिन पा सकते हैं। भावनाएं हमें संकेत देती हैं, वे हमें यह महसूस कराती हैं कि कोई स्थिति सुरक्षित है या नहीं, कोई अवसर महत्वपूर्ण है या नहीं।
उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी अवसर को लेकर उत्साह महसूस होता है, तो ये संकेत हो सकता है कि हमारा दिमाग उस अवसर में संभावनाएं देख रहा है। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा डर महसूस होता है, तो ये भी संभव है कि हमारा दिमाग हमें किसी संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दे रहा है। यानी भावनाएं हमेशा दुश्मन नहीं होती, वे कई बार हमारे लिए एक मार्गदर्शक संकेत की तरह काम करती हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब भावनाएं बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। जब डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो हमें हर अवसर से दूर रहने के लिए मजबूर कर सकता है। हम छोटे छोटे जोखिम लेने से भी घबराने लगते हैं और धीरे धीरे हम अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। दूसरी ओर, अगर उत्साह या लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो हम बिना सोचे समझे जोखिम लेने लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम संभावित खतरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। यही कारण है कि कई लोग जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका परिणाम बाद में नुकसानदायक होता है। लेखक बताती हैं कि सफल जोखिम लेने वाले लोग अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं, वे उन्हें समझने और संतुलित करने की कोशिश करते हैं। वे ये पहचानना सीखते हैं कि कब उनका डर वास्तविक खतरे की ओर संकेत कर रहा है और कब वो सिर्फ उनके मन की कल्पना है। वे ये भी समझते हैं कि कब उनका उत्साह उन्हें प्रेरित कर रहा है और कब वही उत्साह उन्हें लापरवाह बना सकता है। यानी वे अपनी भावनाओं को दुश्मन नहीं मानते, वे उन्हें एक सूचना प्रणाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस अध्याय में लेखक एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डमासियो के शोध का भी उल्लेख करती हैं। उनके शोध से ये पता चला कि जिन लोगों के दिमाग के वे हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जो भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, वे कई बार बहुत साधारण निर्णय लेने में भी कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि भावनाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि कौन सा विकल्प हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी बिना भावनाओं के निर्णय लेना भी आसान नहीं होता। लेकिन सफल लोग भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, वे उन्हें संतुलित करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब स्थिति को दोबारा समझने की जरूरत है। लेखक बताती हैं कि यही भावनात्मक संतुलन हमें बेहतर जोखिम लेने वाला बना सकता है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानना सीख जाते हैं, तो हम डर के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं, हम उत्साह के बावजूद सावधानी रख सकते हैं और हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो न तो केवल डर से प्रेरित हों और न ही केवल लालच से। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि जोखिम और भावनाएं एक दूसरे से अलग नहीं हैं, वे हमेशा साथ साथ काम करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं, वे जोखिम को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। जब हम किसी जोखिम भरी स्थिति में होते हैं, तो अक्सर हमारे शरीर और दिमाग पर तनाव भी बढ़ने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग पर दबाव बढ़ जाता है और कई बार यही तनाव हमारे फैसलों को प्रभावित करने लगता है। तो आखिर सवाल यह है, तनाव हमारे जोखिम लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है? क्या तनाव हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है या फिर वही तनाव हमें गलत फैसलों की ओर धकेल सकता है? इसी रहस्य को हम अगले अध्याय में समझेंगे, जहां लेखक बताती हैं कि रिस्क और इमोशन के बीच क्या गहरा संबंध है। चैप्टर 10 रिस्क एंड स्ट्रेस। जब भी हम किसी जोखिम भरी स्थिति का सामना करते हैं, तो हमारे शरीर और दिमाग में एक खास प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें थोड़ी तेज चलने लगती हैं, दिमाग तेजी से संभावित परिणामों के बारे में सोचने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम स्ट्रेस यानी तनाव के रूप में महसूस करते हैं। अक्सर लोग तनाव को एक नकारात्मक चीज मानते हैं, लेकिन लेखक केट सुकेल इस अध्याय में बताती हैं कि तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। असल में सही मात्रा में तनाव हमें अधिक सतर्क, केंद्रित और तैयार बना सकता है। जब हम किसी महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारा शरीर एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन हमें अधिक ऊर्जा देते हैं, हमारी इंद्रियां अधिक सतर्क हो जाती हैं और हमारा ध्यान उस स्थिति पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है। यही कारण है कि कई खिलाड़ी, पायलट, डॉक्टर और उद्यमी कठिन परिस्थितियों में भी तेज और सटीक निर्णय ले पाते हैं। उनका शरीर और दिमाग तनाव को ऊर्जा में बदलना सीख चुका होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तनाव बहुत अधिक हो जाता है। अगर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो वो हमारे दिमाग की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग अक्सर जल्दबाजी में फैसले लेने लगता है। हम लंबी अवधि के परिणामों के बारे में कम सोचते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कई बार लोग तनाव के कारण ऐसे जोखिम ले लेते हैं जिनका परिणाम बाद में नुकसानदायक होता है। दूसरी ओर, बहुत ज्यादा तनाव कुछ लोगों को पूरी तरह निष्क्रिय भी बना सकता है। वे कोई निर्णय नहीं ले पाते। वे हर संभावित खतरे के बारे में सोचकर इतने डर जाते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। इसलिए लेखक बताती हैं कि सफल जोखिम लेने वाले लोग तनाव से बचने की कोशिश नहीं करते। वे सीखते हैं कि तनाव को कैसे संभालना है।
वे समझते हैं कि थोड़ा तनाव उन्हें अधिक सतर्क और तैयार बना सकता है, लेकिन अगर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो उसे नियंत्रित करना जरूरी है। इस अध्याय में लेखक कई ऐसे उदाहरण देती हैं जहां पेशेवर लोग तनाव को संभालने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, कई पायलट कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने के लिए विशेष प्रशिक्षण लेते हैं। कई एथलीट प्रतियोगिता से पहले मानसिक अभ्यास और गहरी सांस लेने की तकनीकों का उपयोग करते हैं। कई उद्यमी बड़े निर्णय लेने से पहले खुद को शांत करने और स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। इन सभी तकनीकों का उद्देश्य एक ही होता है, तनाव को दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी बनाना। लेखक बताती हैं कि जब हम तनाव को समझना सीख जाते हैं तो हम जोखिम भरी परिस्थितियों में भी अधिक संतुलित निर्णय ले सकते हैं। हम घबराने के बजाय स्थिति को बेहतर तरीके से देख पाते हैं और हम ऐसे फैसले ले सकते हैं जो लंबे समय में हमारे लिए फायदेमंद हों। लेकिन लेखक यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बताती हैं। जो लोग लगातार जोखिम भरी परिस्थितियों में रहते हैं, उन्हें केवल तनाव को संभालना ही नहीं सीखना होता, उन्हें यह भी सीखना होता है कि तनाव के बाद खुद को कैसे पुनः संतुलित किया जाए। क्योंकि अगर शरीर और दिमाग को आराम और पुनर्प्राप्ति का मौका न मिले तो लंबे समय तक तनाव हमारे स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता दोनों को प्रभावित कर सकता है। यानी जोखिम लेने की प्रक्रिया केवल साहस और तैयारी तक सीमित नहीं है, इसमें यह समझ भी शामिल है कि हम कठिन अनुभवों के बाद खुद को कैसे संभालते हैं। और यही हमें अगले महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाता है। अगर जोखिम और तनाव हमारे जीवन का हिस्सा हैं, तो हम उन अनुभवों से कैसे उभरते हैं। जब कोई जोखिम असफल हो जाता है, जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, तब हम खुद को दोबारा कैसे संभालते हैं। क्या असफलता से उभरने की भी कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है? और क्यों कुछ लोग असफलताओं से और मजबूत होकर निकलते हैं जबकि कुछ लोग वहीं हार मान लेते हैं? इसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां लेखक बताती हैं कि रिस्क और रिकवरी के बीच क्या गहरा संबंध है। चैप्टर 11, रिस्क एंड रिकवरी। जब हम जोखिम लेने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर उस पल पर होता है जब कोई व्यक्ति बड़ा फैसला लेता है। लेकिन लेखक केट सुकेल बताती हैं कि जोखिम की असली कहानी केवल उस फैसले तक सीमित नहीं है। असल में जोखिम लेने की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रिकवरी, यानी कठिन अनुभवों से उबरने की क्षमता। क्योंकि हर जोखिम सफल नहीं होता। कभी कभी चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, कभी हम असफल हो जाते हैं, कभी हमें नुकसान उठाना पड़ता है और कभी कभी परिणाम हमारे अनुमान से बिल्कुल अलग निकलते हैं। ऐसी स्थिति में असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस अनुभव से कैसे उबरते हैं। लेखक बताती हैं कि सफल जोखिम लेने वाले लोग असफलता को अंत नहीं मानते, वे उसे एक सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। वे समझते हैं कि हर अनुभव उन्हें कुछ नया सिखा सकता है और यही सीख उन्हें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब कोई व्यक्ति असफलता का सामना करता है तो उसका दिमाग कई तरह की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से गुजरता है। निराशा, शर्म, डर और आत्मसंदेह जैसी भावनाएं सामान्य होती हैं। लेकिन कुछ लोग इन भावनाओं में फंसकर रुक जाते हैं, वे दोबारा कोशिश करने से डरने लगते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग उसी अनुभव से सीखकर आगे बढ़ते हैं। वे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत हुआ, वे अपनी रणनीति को बदलते हैं और फिर दोबारा प्रयास करते हैं। इसी क्षमता को वैज्ञानिक अक्सर रेजिलियंस कहते हैं, यानी कठिन परिस्थितियों से उभरने और फिर से खड़े होने की शक्ति। लेखक बताती हैं कि रेजिलियंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक ऐसी क्षमता है जिसे अनुभव और अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई एथलीट प्रतियोगिता में हार जाता है तो वो अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। वो समझता है कि कहाँ गलती हुई, फिर वो अभ्यास करता है और अगली प्रतियोगिता के लिए खुद को बेहतर तैयार करता है। इसी तरह उद्यमी भी असफलताओं से सीखते हैं। कई सफल उद्यमियों ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने उन अनुभवों से सीखकर नई रणनीतियां बनाई और फिर से प्रयास किया। लेखक बताती हैं कि रिकवरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी है। जब हम किसी कठिन अनुभव से गुजरते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर दोनों को समय चाहिए होता है। आराम, चिंतन और समर्थन हमें उस अनुभव से उभरने में मदद करते हैं। यही कारण है कि सफल लोग केवल लगातार जोखिम लेने की कोशिश नहीं करते, वे ये भी समझते हैं कि कब रुकना है, कब आराम करना है और कब अपनी ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करना है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताती हैं कि असफलता से उभरने की प्रक्रिया हमें मजबूत बना सकती है। जब हम कठिन अनुभवों से गुजरते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हम समझने लगते हैं कि असफलता अंत नहीं है, वो केवल एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हमें बेहतर बनने का मौका देता है। यही कारण है कि कई सफल लोग कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी सीख उनकी असफलताओं से आई है।
क्योंकि उन्हीं अनुभवों ने उन्हें अपने फैसलों को बेहतर बनाने का मौका दिया। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जोखिम लेना केवल साहस का मामला नहीं है, ये सीखने, गिरने और फिर उठने की प्रक्रिया है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं और खुद को दोबारा खड़ा होना सीख लेते हैं, वही लंबे समय में आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन यहाँ एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर जोखिम लेना एक कला है और अगर हम अपने दिमाग, भावनाओं, तैयारी और अनुभव के माध्यम से इसे बेहतर बना सकते हैं, तो क्या यह संभव है कि हम जानबूझकर खुद को एक बेहतर जोखिम लेने वाला व्यक्ति बना सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने सोचने और निर्णय लेने के तरीके को विकसित करके सही जोखिम पहचान सकें? और क्या हम अपने जीवन में जोखिम को डर के बजाय विकास का एक शक्तिशाली साधन में बदल सकते हैं? इसी अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब हमें अगले और आखिरी अध्याय में मिलेगा, जहां लेखक बताती हैं कि हम एक बेहतर जोखिम लेने वाला कैसे बन सकते हैं। चैप्टर 12 बिल्डिंग द बेटर रिस्क टेकर। पूरी किताब में हमने जोखिम के कई पहलुओं को समझा। हमने देखा कि हमारा दिमाग जोखिम को कैसे समझता है, हमारे जीन और अनुभव कैसे हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं, हमारी भावनाएं, तनाव और रिश्ते कैसे जोखिम लेने की प्रक्रिया को बदल सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, अगर जोखिम जीवन का एक हिस्सा है, तो क्या हम खुद को एक बेहतर रिस्क टेकर बना सकते हैं? इस अंतिम अध्याय में लेखक केट सुकेल बताती हैं कि जोखिम लेना केवल जन्मजात गुण नहीं है, ये एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। यानी सही सोच, अभ्यास और अनुभव के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बेहतर निर्णय लेना सीख सकता है। लेखक कहती हैं कि एक अच्छा जोखिम लेने वाला व्यक्ति वो नहीं होता जो हर अवसर पर बिना सोचे समझे छलांग लगा दे, बल्कि वो व्यक्ति होता है जो जोखिम को समझता है, उसे मापता है और फिर सही समय पर कदम उठाता है। यही समझ हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। लेखक बताती हैं कि बेहतर रिस्क टेकर बनने के लिए सबसे पहला कदम है अपने डर को समझना। अक्सर हम किसी अवसर से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है, लेकिन अगर हम अपने डर को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि कई बार वो डर वास्तविक खतरे से ज्यादा बड़ा होता है। जब हम अपने डर को पहचानते हैं और उसे समझते हैं, तो हम उसके बावजूद आगे बढ़ना सीख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है छोटे छोटे जोखिम लेना। बड़े फैसले अचानक नहीं आते, वे छोटे छोटे अनुभवों से बनते हैं। जब हम धीरे धीरे नई चीजें आजमाते हैं, नई चुनौतियां स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग अनिश्चितता को संभालना सीख जाता है। लेखक बताती हैं कि यही प्रक्रिया हमें बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए तैयार करती है। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जानकारी और तैयारी। जैसा कि हमने पहले भी देखा, सफल जोखिम लेने वाले लोग अंधाधुंध फैसले नहीं लेते। वे पहले सीखते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी अवसर के बारे में जानकारी जुटाते हैं, संभावनाओं को समझते हैं और संभावित समस्याओं के लिए तैयार रहते हैं, तो जोखिम हमारे लिए अधिक नियंत्रित और समझने योग्य बन जाता है। चौथा महत्वपूर्ण पहलू है सही लोगों के साथ जुड़ना। हमारे आसपास के लोग हमारे आत्मविश्वास और सोच को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें ईमानदारी से सलाह देते हैं और कठिन समय में हमारा साथ देते हैं, तो हम बड़े फैसले लेने के लिए अधिक सक्षम महसूस करते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों का होना बेहद महत्वपूर्ण है जो आपके विकास में मदद करें। पांचवां और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है असफलता से सीखना। कोई भी व्यक्ति हर बार सही निर्णय नहीं ले सकता। कभी कभी जोखिम गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। असल में असफलता हमें वो अनुभव देती है जो किताबों या सलाह से नहीं मिल सकता। जब हम असफलता से सीखते हैं तो हम भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक बताती हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम से पूरी तरह बचना संभव भी नहीं है। हर बड़ा अवसर किसी न किसी स्तर की अनिश्चितता के साथ आता है, लेकिन जो लोग जोखिम को समझते हैं और उससे सीखते हैं, वे उसी अनिश्चितता को अपने विकास का साधन बना लेते हैं। इस अंतिम अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जोखिम से डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम अपने डर, भावनाओं और अनुभवों को समझना सीख जाएं, तो हम जोखिम को अपने जीवन का एक सकारात्मक हिस्सा बना सकते हैं। हम ऐसे फैसले ले सकते हैं जो हमें नए अवसरों तक ले जाएं। हम अपने जीवन में नए रास्ते बना सकते हैं और हम धीरे धीरे वो व्यक्ति बन सकते हैं जो चुनौतियों से डरने के बजाय उनसे सीखता है। अब इस पूरी किताब की सीख को अगर हम अपने जीवन में लागू करना चाहें तो कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली सुझाव याद रख सकते हैं। पहला, हमेशा हर अवसर को सिर्फ खतरे की नज़र से मत देखिए।
कभी कभी वही अवसर आपके जीवन को बदल सकता है। दूसरा, छोटे छोटे जोखिम लेने की आदत डालिए। नई चीजें सीखिए, नए अनुभव प्राप्त कीजिए। यही छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत बनते हैं। तीसरा, अपने डर को समझिए, उससे भागिए नहीं। अक्सर डर हमें यह दिखाता है कि हमें कहां बढ़ने की जरूरत है। चौथा, असफलता से मत डरिए। हर अनुभव आपको कुछ नया सिखा सकता है और वही सीख आपको भविष्य में मजबूत बनाती है। और पांचवां, अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दीजिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सही लोग कई बार हमें वो साहस दे सकते हैं जो हम अकेले महसूस नहीं कर पाते। अगर आप इन सिद्धांतों को धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं तो जोखिम आपके लिए डर का कारण नहीं रहेगा, वो आपके विकास का एक साधन बन जाएगा। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में सबसे बड़ा रिस्क अक्सर ये होता है कि हम कोई रिस्क ही ना लें। जब हम समझदारी से जोखिम लेना सीख जाते हैं तब हम केवल अवसर नहीं खोजते, हम नई संभावनाएं पैदा करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको इस वीडियो से सच में कुछ सीखने को मिला है तो अभी एक छोटा सा कदम उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली कंटेंट चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ऐसी किताबों और वैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल भाषा में समझते हैं जो आपकी सोच और भविष्य दोनों बदल सकते हैं। और कमेंट में जरूर लिखिए, आई एम रेडी। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब सिर्फ हमारा समर्थन नहीं है, ये आपके बदलाव की घोषणा है। तो अभी कीजिए और इस सफर का हिस्सा बन जाइए।